राकेश, मैं ये तो चुनाव मान लीजिए कौन ज्यादा है, कौन आगे है, कौन पीछे है, इसकी बात हो जाएगी। लेकिन डॉक्टर राकेश पाठक, मैं आपसे सिर्फ आग्रह ये कर रहा हूं कि ये लोग जो मर रहे हैं, ये आपको पहले से पता था कि गर्मी होगी? आप इतना लंबा एक्सटेंड कर रहे हैं, 1 जून तक चुनाव को ले जा रहे हैं, इसकी जवाबदेही नहीं होगी। ये लोग जो मरे हैं उनको 5 लाख रुपए आप दे देंगे, आप कहेंगे ठीक है हमने कॉम्पनसेट कर लिया, लेकिन जानबूझ के ये निकम्मापना साफ साफ है। और इसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी तो तय होनी ही चाहिए। उसके साथ साथ जो जो ओवरऑल इलेक्शन के बारे में तो बताइएगा, लेकिन मैं पहला इस पे भी आपका एक वक्तव्य चाहूंगा, डॉक्टर राकेश जी। देखिए आनंद जी, जवाबदेही तो इस सरकार से हमें उम्मीद नहीं करना चाहिए। हमने वो दौर भी देखा जब देश कोरोना की चपेट में था। हजारों लाखों लोग सड़कों पर, महाराष्ट्र से, गुजरात से, आपके हमारे मध्य प्रदेश से होते हुए कहाँ कुशीनगर नेपाल की सीमा तक पहुंचे। सरकार ने कोई जवाबदेही नहीं ली। लोग मरते रहे, गंगा के किनारे लाशें तैरती रहीं, सरकार ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली। जब संसद में इसको लेकर सवाल पूछे गए तो सरकार ने कह दिया कि न तो ऑक्सीजन की कमी से कोई मरा है, सरकार के पास कोई डाटा नहीं है, नो डाटा गवर्नमेंट है ये। उसने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे दिया कि सड़कों पर कोई विस्थापित मजदूर नहीं था। मतलब करोड़ों लोगों ने, मैं लाखों से करोड़ों इसलिए कह रहा हूं कि हम सब साक्षी हैं उन नजारों को, उन दृश्यों के। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को लिखकर दे दिया कि सड़कों पर कोई मजदूर नहीं था, कोई विस्थापन नहीं हुआ। तो इस सरकार से आप क्या उम्मीद करते हैं? सरकार में बैठे लोगों से क्या उम्मीद करते हैं कि वे चुनाव में 10, 20, 50, 100 लोगों के लू लपट में मर जाने की जवाबदेही लेंगे? और वे मान ही कहा रहे हैं लू लपट चल रही है। गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने आज ही कहा है सर कि उधर हमारे मोदी जी तपस्या कर रहे हैं और उनकी साधना कर रहे हैं, और उन्होंने सूर्य देवता के को शांत कर दिया है। बाकायदा ये शब्द शांत कर दिए हैं। यानी अब हमारे देश के पास एक ऐसा नेता है जिसके काबू में सूर्य भी है, जिसके अस्तित्व के चलते समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोग भयो अंधिया। बिल्कुल संजीव सर, मैं ये अभी एक डिबेट में बोल चुका हूँ, ये तब तीनों लोग भयो अंधियारो, ताइस त्रास भई जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। तो हनुमान जी के बाद ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं, उन्होंने तो मुंह में ही ग्रास बना लिया था सूर्य को, लेकिन उन्होंने यहीं से कन्याकुमारी से थोड़ा उंगली दिखाई तो सूर्य देव भी शांत हो गए, ऐसा सांसद महोदय का कहना है। लेकिन कुल मिलाकर गंभीर बात यह है सर कि सरकार की आपराधिक लापरवाही है ये कि जब चुनाव का कार्यक्रम तय हो रहा था तो क्या भारत के निर्वाचन आयोग को हमारे देश के मौसम की जानकारी नहीं थी? तब तो वो मुख्य चुनाव आयुक्त कह रहे थे कि पहाड़ हैं, नदियां हैं, कहीं बर्फ गिरती है, कहीं सर्दी होती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे पहाड़ अभी अभी पैदा हो गए 2024 से पहले। यही शब्द है सर राजीव कुमार का कि हमारे देश में कई ऐसे स्थान हैं जहां पहाड़ हैं, रास्ते नहीं है। पहाड़ तो सदियों से है भारत में। चुनाव निर्धारित समय सीमा में गर्मी से पहले हो सकता था, ये अंतिम चरण भी बहुत पहले खत्म किया जा सकता था, लेकिन उन्होंने जिस मंशा से इतना लंबा चुनाव कार्यक्रम बनाया उस पर आने की भी जरूरत है। आनंद सर, शायद मोदी जी को और उनके घटक दल केंद्रीय चुनाव आयोग को लगा होगा कि लंबा चुनाव रखेंगे तो विपक्ष शायद नहीं लड़ पाएगा, क्योंकि मोदी जी तो दैवी शक्तियों से विभूषित हैं, उनके पास सारे संसाधन हैं, सारे हेलीकॉप्टर उन्होंने चुनाव से पहले बुक कर लिए थे। तो उन्हें ऐसा लगा होगा लंबा चुनाव लड़ने में विपक्ष संसाधन, आर्थिक संसाधन, आवागमन के साधन, नेताओं की सक्रियता, इन सारे मोर्चों पर हाफ जाएगा, थक जाएगा। और मोदी जी तो चूंकि पता नहीं रेड बुल पीते हैं, एक पत्रकार पूछ रहा था उनसे इंटरव्यू में कि क्या सर आप रेड बुल पीते हैं, तो वो तो एनर्जी का भंडार है, वे 7वें चरण तक चुनाव अच्छे से लड़ पाएंगे। पर हुआ इसका उल्टा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि लंबे समय तक वे इस बात के लिए पछताएंगे कि उन्होंने इतनी लंबी अवधि का चुनाव कराया, जिसके कारण मोदी जी के तर्कश के तीर समय से पहले ही खाली हो गए। ज्यादा लंबा समय था, अब उनके पास आखिरी में कुछ बचा नहीं, तो अब वो कंठीमाला फेर रहे हैं वहां बैठकर, आखिरी दिन मतदान जब हो रहा है। मुझे लग रहा है कि इस देश के लोगों को अब तय करना पड़ेगा कि आप भाग्य विधाता हैं इस देश के, मतदाता माई बाप है,
उसे तय करना पड़ेगा कि उसको कैसी सरकार चाहिए, कैसे नेता चाहिए, कैसे लोग चाहिए जो उसकी जान, जिंदगी, सब चीजों की चिंता करे। ऐसी सरकार चाहिए, या वो जिससे देश में कुछ भी होता रहे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मोरबी में पुल गिर जाए, वो अपना चुनाव अभियान निरस्त नहीं करते। वे पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट मांगने से गुरेज नहीं करते आनंद सर। अब जनता को तय करना है। लू लपट से मर जाने वालों के लिए तो वे कह सकते हैं कि हमारे लिए मरे हैं। 750 किसानों के लिए उन्होंने कहा था ना, क्या मेरे लिए मरे हैं? तो इनकी चिंता हम और आपको करनी है सर। इस सरकार को, इस प्रधानमंत्री को लोगों की, नागरिकों की कोई चिंता नहीं है। जी आनंद जी, आप एक छोटा वक्तव्य, जो इलेक्शन हुआ है, आपके हिसाब से मतलब इंडिया गठबंधन के लिए स्मूथ सेलिंग है, टफ है? एक मोटा, हम सीट के नंबर्स की बात नहीं कर रहे हैं, पर एक मोटा आपका आकलन। मुझसे ही सवाल है? जी जी, इसको कंप्लीट कर लें, जैसे फिर हेमंत बहुत संक्षेप में। देखिए सर, चुनाव जब शुरू हुआ था तो जनवरी में, चुनाव से और भी पहले, हम और आप क्या पूरा देश ये कल्पना भी नहीं कर रहा था कि नरेंद्र मोदी या बीजेपी चुनाव में इस तरह से भंवर में फंस जाएंगे। लेकिन जिस तरह उन्होंने चुनाव लड़ा और जिस तरह इंडिया गठबंधन ने चुनाव लड़ा, वो फर्क हर चरण में सामने आता गया। पहले चरण से पिछड़ती गई भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, उनके मुद्दे, उनके नैरेटिव, राहुल गांधी, विपक्ष के सारे नेता, सबके नाम लेने में समय जाएगा, और इंडिया गठबंधन, उन्होंने मुद्दों पर चुनाव लड़ा। मैं आज भी ये मानता हूं कि पलड़ा इंडिया गठबंधन का भारी है। संख्या पर मैं नहीं जाऊंगा, कुछ भी हो सकता है, और मैं बार बार कह रहा हूं, हो सकता है नरेंद्र मोदी खुद बनारस में चुनाव हार जाए, ये भी संभव। जी दूसरा डॉक्टर साहब, एक चीज आपसे और समझना है, मैं फिर से उस जगह की बात कर रहा हूं। मैंने परसों महाराजगंज में अखिलेश यादव जी की मीटिंग थी, आखिरी मीटिंग कर रहे थे, चुनाव खत्म हो रहा, 46-47 डिग्री टेम्परेचर में जो लड़कों का, नौजवानों का जो हुजूम था, जो इनिशियली उसकी एक झलक फूलपुर और इलाहाबाद में देखी गई थी, वो क्या भीड़ थी भाई, वो आप पैसे से नहीं ला सकते हैं। मैंने चुनाव के बहुत प्रबंधन किए हैं, मैंने चुनाव को बहुत लड़ाया है, आप पैसा देके, पूरी सब्जी देके, कुछ इधर उधर करके लोगों को वहां तक, लेकिन इस गर्मी में नहीं निकाल सकते हैं। वो स्वस्फूर्त थी, खुद आई थी। तो मुझे लगता है कि वो भी एक बड़ा कारण बेरोजगारी और महंगाई था, जो कहीं ना कहीं से इसको इस तरह से वो अपने को एक्सप्रेस कर रहे थे। मेरा जो प्रश्न आपसे ये कि सोशल मीडिया और टेलीविजन मीडिया में इतना फर्क कैसे है राकेश भाई? मतलब हम लोग कह रहे हैं कि भाई इंडिया गठबंधन आसपास पहुंच ही जाएगा बढ़ते पढ़ते, वो कह रहे हैं कि नहीं वो तो 300 पार करेगा, 400 पहुंचेगा। इतना फर्क कैसे हो सकता है? ये 4 तारीख को तो पता लग जाएगा। क्या या तो बिल्कुल हम लोग कुछ नब्ज नहीं पकड़ पा रहे हैं, या वो नहीं पकड़ पा रहे हैं? मैं थोड़ा इस पे आपकी एक टिप्पणी लूंगा। और इतनी गर्मी में बेरोजगारी और महंगाई ने ऐसा काम किया है कि लोग इस समय खड़े हो गए हैं इस सरकार के खिलाफ। आनंद जी, पहले गांधी जी की बात बहुत संक्षेप में, बार बार कहाँ तक गांधी जी के बारे में मोदी जी से कहा जाए, लेकिन ये जो बयान उन्होंने इंटरव्यू में दिया, ये बात वे मार्च 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की बैठक में दे चुके। तब भी उन्होंने हूबहू यही कहा था कि मार्टिन लूथर किंग और नेल्सन मंडेला की चर्चा होती है, गांधी को फिल्म आने से पहले कोई नहीं जानता था, और वही का वही उन्होंने अब दोबारा कह दिया। मैं ये मानता हूं कहीं उनके गहरे कोई ग्रंथि है गांधी नेहरू के नाम को लेकर। उन्हें लगता है कि ये लोग कैसे महान हो गए, मैं इनसे महान, मैं बनना चाहता हूं, कैसे बनूं, तो उनका कद छोटा करने की कोशिश करते हैं। आपने ठीक कहा कि इस देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका राजनीति से सीधे वास्ता न हो, लेकिन वे गांधी के बारे में इस तरह का अनर्गल प्रलाप सुनना नहीं चाहते। इसका खामियाजा भी हो सकता है उन्हें भुगतने को मिले। दूसरी बात आपने जो कही कि 45, 46, 47 डिग्री टेम्परेचर में लोग आ रहे हैं, भीड़ आ रही है, देखिए, और लोगों के पास, इन पार्टियों के पास पैसा नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है। वो लेवल प्लेइंग ग्राउंड तो था ही नहीं, पार्टियों के पास पैसा नहीं था। कांग्रेस जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, उसके खाते फ्रीज थे, उनके पास टिकट बनाने के पैसे नहीं थे अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए। कैसे चुनाव लड़ा हम नहीं जानते। इसका अर्थ ही है कि जनता चुनाव लड़ रही थी आनंद जी। स्वतः स्फूर्त लोग गर्मी में घरों से बिना पूरी सब्जी, बिना 200-500 रुपए के लालच में आ रहे थे लोगों की सभाओं में।
बनारस में प्रियंका गांधी, डिंपल यादव, अखिलेश यादव या राहुल गांधी, इन लोगों की जो रोड शोज में भीड़ थी वो स्वतः स्फूर्त भीड़ थी, वो प्राइवेट भीड़ नहीं थी। इसीलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि ये इस बार का चुनाव जनता लड़ रही थी, पार्टियां नहीं लड़ रही थी। अंतिम बात जो आपका प्रश्न था कि मुख्य धारा के मीडिया को और हमको ये अंतर कैसे दिखाई देता है, हमें क्यों नहीं दिखता है जो उन्हें दिखाई दे रहा है। शायद हमें इसलिए नहीं, हमें वो दिखता है क्योंकि हम खुली आंखों से देखते हैं। हमारी आंखों पर कोई पट्टी नहीं बंधी है अंधभक्ति की, न हमारी आंखों पर कोई नोटों की पट्टी बंधी है। हमारे कोई कल कारखाने नहीं है, आनंदवर्धन सिंह जी के पब्लिक इंडिया चैनल का कोई धंधा नहीं है ऐसा कि जिस पर डर हो ईडी, सीबीआई, आईटी का। लेकिन ये जो कथित रूप से मुख्यधारा का मीडिया है, उन चैनल मालिकों के 100 तरह के धंधे हैं। उनकी मजबूरियां भी हो सकती हैं और स्वार्थ भी हो सकते हैं, दोनों ही कारण हैं जिसके चलते वे सत्ता की ठकुर सुहाती में लगे हुए हैं। हमने तो टेलीविजन चैनल देखना बंद कर दिया, हम देखते भी नहीं है। उसकी तो बाद में जो कतरने आती है सोशल मीडिया पर देखते हैं, थोड़ी देर बाद देख लेंगे। यद्यपि उनमें से कई चैनल्स के एडिटर्स ने 303, 350 सीटें कल ही लिख दी थी। आज भी वे यही करेंगे। जनता को तय करना है कि सचमुच में उसने यही जनादेश दिया है क्या, जो एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है, और जो शुरू में अहमद जी ने कहा था कि लोगों का मानस बनाने की कोशिश की जाती है मैनेजमेंट के हिसाब से। अब वो कैसे मैनेजमेंट होता है हम नहीं जानते, लेकिन कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो फिलहाल उनके एग्जिट पोल पर न जाए, हम भी ऐसा कोई एग्जिट पोल नहीं कर रहे। हम और आप सिर्फ जो जनता के बीच में गए हैं। आपने उत्तर प्रदेश में इतनी सीटों का दौरा किया है, मैं भी थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में घूमा हूं। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि 2004 दोहराया जा रहा है इस देश में। जैसे तब कोई नहीं सोच सकता था श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में यूपीए की सरकार बन सकती है, अटल बिहारी वाजपेयी जैसा लोकप्रिय नेता चुनाव हार सकता है, यानी उसके नेतृत्व में चुनाव हारा जा सकता है। इस बार भी ऐसा ही लग रहा है। यानी मैं चलते चलते बस डॉक्टर साहब एक छोटा सा प्रश्न कर लूं। मध्य प्रदेश का एक टेंटेटिव सा आपको क्या लग रहा है, क्योंकि अब तो बहुत चीजें स्पष्ट हो रही हैं, आपको क्या लगा है मध्य प्रदेश में कांग्रेस कुछ डेंट कर पाएगी? बिल्कुल निश्चित तौर पर अभी जो हालात अब तो वहां मध्य प्रदेश में वोट हुए तो बहुत दिन हो गए, वोट डले हुए। लेकिन जो बात मैं शुरू से कहता आया था कि पिछली बार सिर्फ एक सीट थी कांग्रेस के पास, इस बार कम से कम 3 से 6 सीटें कांग्रेस ला सकती है। इसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर 2-2 सीटें भी ऐसे राज्यों में बीजेपी गंवा रही है तो कांग्रेस के लिए बड़ा गेन है, और इसकी भरपाई बीजेपी कहीं और से करती दिखाई नहीं दे रही।